ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज रिविजनरी लेक्चर नंबर 2। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड कंसेप्चुअल बेस्ड लेक्चर्स, वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही किए हुए हैं, बट क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी तो मुझे लगा कि चलो रिविजनरी लेक्चर्स भी कर देते हैं और उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर देते हैं, सपोर्ट पैकेज के क्वेश्चंस भी करते हैं। और मैंने बड़ी सारी मेहनत की आपके लिए, माइंड मैप प्रिपेयर करने के लिए एआई यूज किया। तो मैं आज लेक्चर नंबर 2 ले रहा हूं, इसका नाम है रिविजनरी लेक्चर नंबर 2। हम कर रहे हैं सीएमए यूएसए पार्ट 1 सेक्शन ए, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, जिसमें A.1 आईएमए के हिसाब से मैंने A.1 के 3 यूनिट्स बनाए। यूनिट 1 सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूनिट 2 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिट 3 इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। मैं अभी तक सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चल रहा हूं और उम्मीद होगी कि आपने वो फ्लिपकार्ट, फ्यूचर ग्रुप और आपने फोर्टिस हेल्थ केयर उन सबको चेक किया होगा कि वेदर दे आर सिंगल एंटिटी और वेदर दे आर combined entity or consolidated. For example, Coca-Cola is a consolidated. So unit 2 we will be doing for the consolidated. We will see what I mean by consolidated. Why we prepare consolidated? Whether as per Security Exchange Commission or whether as per US GAAP, it is compulsory to prepare consolidated financial statements or not. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सपोर्ट पैकेज के, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि रिविजनल लेक्चर लूंगा और जो कंसेप्ट वहां तक कराया पूरा सपोर्ट पैकेज करूंगा, तो सपोर्ट पैकेज आपके पास होना चाहिए। देखिए, मैंने सपोर्ट पैकेज की पूरी हार्ड कॉपी निकलवा दी और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखिए मैंने कितना ज्यादा हाइलाइटर्स यूज किए हैं, बिकॉज 2024, 2022, 2016 सभी के क्वेश्चंस मैंने यूनिट वाइज डिवाइड किए। मुझे तो नहीं लगता कि किसी टीचर ने सॉल्व भी कराए हो। डिवीजन की तो बात ही छोड़ दो, मुझे ऐसा लगा कि भाई 2016 में, 2022 में, 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए और वो यूनिट 1 सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आए तो स्टूडेंट को एक ही जगह मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो एक ही जगह करेगा तो उसको एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आएगा। बट ये कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप बिल्कुल टेबल चेयर में बैठकर कमर सीधी करके ईमानदारी से आज आप करेंगे। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवाइए और मैंने आपको कहा था कि आपको मैं क्वेश्चंस जो कराऊंगा उसको थोड़ा सा पढ़कर आइए। कोई बात नहीं, आप बस रजिस्टर ओपन कर लीजिए, अपनी हार्ड कॉपी अपने सामने रख लीजिए। हार्ड कॉपी एक्चुअली में ना आपकी आदत है, थोड़ा जल्दी समझ आता है ना। तो आइए जी, मैंने ऊपर लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग, मैंने लिखा सीएमए यूएसए पार्ट 1, मैंने लिखा सीएमए यूएसए पार्ट 1 के बाद सेक्शन ए और सेक्शन ए के बाद लिख दिया मैंने यूनिट नंबर 1। अगर आप ध्यान से देखें, हमारी गाड़ी चलती जा रही है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आपने सुनी होगी कहानी, तो मैं हद से गुजर जाऊंगा एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में। अगर आप मेरे कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स अभी दिखाऊंगा, 41 लेक्चर्स लिए एक यूनिट 1 के लिए, मतलब A.1 के लिए, जिसको मैंने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया, उसके 41 लेक्चर्स लिए बेटा मैंने। मतलब सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 40 जमा 1 41 लेक्चर्स लिए अभी दिखाने वाला हूं, कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स। ये तो रिविजनल लेक्चर्स हम रिवाइज कर रहे हैं। एक बच्चा कहता है सर रिवीजन लेक्चर्स में भी बिल्कुल वैसे समझ आ रहा है जो कंसेप्ट बेस्ड है। कल लास्ट क्लास में एक कमेंट आया, बिल्कुल अच्छी बात है बेटे अगर आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप रजिस्टर ओपन करें, आप लिख चुके हैं सीएमए यूएसए पार्ट 1, आप लिख चुके हैं सेक्शन ए, आप लिख चुके हैं यूनिट 1 और यूनिट 1 में हम कर रहे हैं सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिविजनरी लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट तक समझाया था, सीएमए यूएसए सपोर्ट पैकेज के क्वेश्चंस करेंगे। अब सवाल यह आता है कि मैंने एक बात ये नोट की कि भाई सपोर्ट पैकेज में जब हम पहली बार क्वेश्चंस करते हैं, है ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, एक तो मैंने कंसेप्ट बेस्ड में कराए, अपने एग्जांपल्स दिए, लेकिन जब आप सपोर्ट पैकेज में करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किए तो मेरे 50 to 60% क्वेश्चंस हुए। आज मुझे कैमरे के सामने बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि क्या हुआ अगर नहीं हुए तो, अब नहीं हुए तो उसके रीजंस फाइंड आउट करने हैं। पहली बात तो मैंने यहां पे लिखा है कि भाई साहब जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में बड़े सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े सारे एग्जामिनेशन में दिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मैक्सिमम एग्जामिनेशन मैंने दिए होंगे, जितनी भी फैकल्टी सीएमए यूएससी की पढ़ा रही हैं, मैक्सिमम पेपर्स मैंने दिए। कोई ऐसा सेंटर नहीं जहां पे पेपर देने नहीं गया, पास भी हुआ फेल भी हुआ, लेकिन उससे मुझे समझ बहुत आ गया।
तो मैं आज आपके सामने एक बड़ी छोटी सी टिप देना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि whenever you want to go for multiple choice questions, I am not asking for case based questions. I am asking for essay type questions. अभी हम केस बेस्ड करेंगे, essay टाइप करेंगे, उसकी बुकलेट्स मैंने अलग से प्रिपेयर कर दी है। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, 100 MCQs की बात कर रहे हैं। हम इस समय ईमानदारी से अपने 300 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। केस में 100 नंबर हुआ, ऐसे टाइम 100 नंबर हुआ, मैं इस समय 300 नंबर की बात कर रहा हूं। आप जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें तो कुछ सावधानी है, यू हैव टू फॉलो सम फॉलोइंग रूल्स। तो मैंने लिखा है रीड द लैंग्वेज ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन। जो मुझे लगा, जो मैंने मिस्टेक्स की या जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि साहब इसमें हमारी गलती इस वजह से हुई, क्योंकि मैं जनरली वेबिनार में स्टूडेंट से पूछता रहता हूं कि भाई मुश्किल क्या आई, कहां पे दिक्कत आई, क्या हुआ। जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे तो स्टूडेंट ने कुछ मुझे बातें बताई और जो मेरे एक्सपीरियंस से थी, मैंने लिखा जी रीड द लैंग्वेज, फाइंड द लैंग्वेज ऑफ द एमसीक्यू केयरफुली। पहली बात, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों कई बार लैंग्वेज ना बड़ी टिकलिश नहीं होती और हम जल्दबाजी में, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता होता है, क्योंकि आपने मेरे से लेक्चर्स लिए होते हैं, आपको आता हो तो आप जल्दबाजी में उसको अटेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन वहां पर एक वर्ड होता है एटलीस्ट, लीस्ट, एटमोस्ट, मतलब कुछ ना कुछ लैंग्वेज में तोड़-मोड़ होती है। वो कहेगा जी फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस एक्सेप्ट दिस, अब आप एक्सेप्ट पढ़ोगे नहीं। वो कहेगा फॉलोइंग आर द ऑप्शंस ऑल आर करेक्ट, लीस्ट करेक्ट इज दिस। तो बेटे आपको सबसे पहली बात ये वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना है। लीस्ट का, विल डिक्रीज का, विल इंक्रीज का, एक्सेप्ट का, एटलीस्ट का, एटमोस्ट का, पॉजिटिव सेंस का, नेगेटिव सेंस का। ऐसा नहीं है कि खाली यही बातें आएंगी। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप जब भी क्वेश्चन करें आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर मैंने एक बात लिखी है कि मेरे पहली बार 50% हुए, फिर जब मैंने सेकंड टाइम किया तो जल्दी जल्दी होने लगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जब पहली बार कुतुब मीनार जा रहे हैं तो बट नेचुरल टाइम लगेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार कुतुब मीनार जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रास्ता पता चल चुका और आपका समय कम लगेगा अपने घर से कुतुब मीनार पहुंचने के लिए, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है, आपने जो बचपन में सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। तो करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। जब आप कोशिश करते हैं तो काम होता है। यूज कैलकुलेटर प्लस रजिस्टर। दोस्तों लिख लिख के करें, नो डाउट आपको वहां पे ऑप्शंस ऑप्ट करनी है, लेकिन एक बार पहले कंसेप्ट पहली बार समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम कंप्यूटराइज प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहली बार फर्स्ट टाइम आप लिख के करें तो आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। मैंने ये कुछ कारण ढूंढे हैं भाई साहब, जो आपके सामने लिख दिए हैं, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, जो मुझे पता चले। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मोटा मोटी ये रीजंस हैं जो आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। फाइंड आउट द रीजंस। आप जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, या पहली बार सपोर्ट पैकेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, या पहली बार मेरी वर्कबुक से कर रहे हैं जिसमें मैंने वायले, ग्लैम, बेकर, हॉक सबका मिक्सचर च्यवनप्राश बनाया, वो भी हम आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, आपको देखना है कि दिल हूं करे घबराए। आपका दिल घबराया क्यों, आपका आंसर क्यों नहीं आया, क्या कारण था? क्या वो कंसेप्ट आपको दिक्कत थी? क्या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था? क्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ लैंग्वेज इशू व्हिच यू हैव नॉट रेड इट प्रॉपर्ली, और वेदर देयर इज अ प्रैक्टिस इशू। यू नो द कंसेप्ट, यू नो द कैलकुलेशन, बट हो नहीं रहा था क्योंकि आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं की थी। Or whether there is a relationship with the real scenario, because in my lectures I will be giving you the real scenario relationship. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में मैकडॉनल्ड सिखाया, इवन रिविजनल लेक्चर में दिखाया, कंसेप्ट बेस में तो पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, ठीक है जी। तो आप प्लीज ये रीजंस लिख लें। बड़े काम किए, बड़ी मेहनत के बाद ये 5 चीजें आपके सामने आई हैं, ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को चलूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी बच्चे अपना एक बार, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बुक दी थी, आपने डाउनलोड कर ली होगी। बेटे मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये अभी आ नहीं रही, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, अभी आपके सामने आ जाएगा। बेटा कोई घबराने की बात ही नहीं है। ये लो जी, आ गई। अब आपने ध्यान से इसको देखना है
मैंने लास्ट लेक्चर में आज आपके सामने ये पूरे नोट्स प्रिपेयर किए थे और हमने नोट्स में से बड़ी सारी बातों को डिस्कस किया था, फ्लो चार्ट डिस्कस किए थे। ये मैंने समरी बनाई थी वायले की, ग्लेम की, बेकर की, हॉक की, सर्जन की। आप मतलब आपको वो कुछ लेना ही नहीं है अगर आपने ये कर लिया लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे जो मैंने बनाए, यूनिट्स बनाए। इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको सभी बच्चों को सीएमए का सपोर्ट पैकेज अपने पास रखना है, हार्ड कॉपी रखनी है। आप एक बार चेक कर लीजिए, मेरे पास ये वाला पैकेज है, इसके पेज नंबर देख लीजिए। जो इस समय लेटेस्ट चल रहा है ना, वही कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है। वैसे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, बताऊंगा। मैंने क्या किया, बड़ी मेहनत से इनको अलग से यूनिट वाइज डिवाइड किया। जैसे आई हैव टोल्ड यू, मैंने अलग अलग यूनिट्स प्रिपेयर किए, तो यूनिट वाइज 2024 के 2022 के सब लिखे। तो मैं आने वाला हूं, आप जल्दी से अपनी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी अपने सामने रख लीजिए। हम बड़े प्यार से देखिए, एक तो ये है कि मैं यहीं पर टुक 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 करके आपको समझा दूं। एक ये है कि मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूं, उसकी केस स्टडी को एक्सप्लेन करूं, उसकी सारी ऑप्शंस को समझाऊं और फिर करेक्ट ऑप्शन बताऊं। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी टीचर ने ऐसा किया होगा। पहली बात तो सपोर्ट पैकेज ही 99.99 किसी ने किया नहीं। अगर किसी ने किया भी हो तो खाली वो करेक्ट ऑप्शन टिक 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 करके रू करके काम खत्म कर देता है। बट मैं भूपेश आनंद आपको सारी ऑप्शंस को क्लियर करूंगा। मैं पूरा इसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा। टाइम लगेगा ना यार, आपका फर्स्ट टाइम क्लैरिटी तो आएगी। इससे ऊपर क्या चीज है? देखिए, मैं आजकल एआई का जमाना है, आपको पता ही है जी, आजकल एआई का जमाना है। ठीक है जी, एआई के जमाने में आपको के लिए मैंने प्रिपेयर किया इसका माइंड मैप। ये देखिए, मैंने माइंड मैप प्रिपेयर किया जी, बड़ी मेहनत की भाई साहब। एआई से यूज किया, लेकिन किया ना, टाइम तो लगाया ना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं जब भी मेन रिविजनरी लूंगा, फ्लो चार्ट कराऊंगा, और जब भी सपोर्ट पैकेज के क्वेश्चंस कराऊंगा, एक माइंड मैप की हेल्प से पूरा सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट what is the why I prepare a financial statement, what is the process of preparing financial statement, how we prepare financial statement, and we have seen there are different components. Income statement component थी, balance sheet एक component थी, equity एक component थी, कैश फ्लो एक स्टेटमेंट कंपोनेंट थी। तो मैंने यहाँ पे 4 बातें देखी आपके सामने लिखी हुई हैं। इनकम स्टेटमेंट में अगर हम आ जाएं, तो इनकम स्टेटमेंट में हमने थोड़ा सा आगे देखा था कि उसके हमने पर्पस और यूजेस देखे थे कि हाउ टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। यूजेस देखे थे, इंटरनल यूजर्स होते हैं, डायरेक्ट यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, इनडायरेक्ट यूजर्स होते हैं। वी हैव सीन दैट। उसके बाद कंपोनेंट्स देखे थे, एक्सपेंस, income, gain, losses are the components, and we can calculate EBITDA, we can calculate EBIT, we can calculate EBT, we can calculate EAT। ये सभी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि लिमिटेशंस भी मैंने बताई थी आपको। मैंने इसका माइंड में प्रिपेयर किया कि भाई इनकम स्मूथिंग, कई बार हम क्या करते हैं, उससे ये नहीं पता चलता कि किस मंथ में सेल ज्यादा हुई और किस में कम हुई। कई बार मैनिपुलेशन हो जाती है। ठीक है सर। मैनेजमेंट अजम्पशन एंड एस्टिमेट, कई बार मैनेजमेंट अपना एस्टिमेट लगाती है, अजम्पशन लगाती है, उससे रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वी फॉलो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। वो मैंने कंसेप्ट बेस में बताया हुआ है। तो ये सभी बातें हमने डिस्कस की थी। कंपोनेंट्स में भी देखिए, मैंने कहा था ऑपरेटिंग आइटम्स। In income statement, we generally calculate operating items. We have operating items, we have non-operating items, we have recurring, non-recurring, income tax expense, ये सारी बातें होती हैं। इसको प्रेजेंट करने के लिए ये भी बात आपको बताई थी दोस्तों, मल्टी स्टेटमेंट, जैसे एबिटा निकालते थे, एबिट निकालते थे। फिर धीरे धीरे मैं आ गया था बैलेंस शीट में। और देखिए जी, बैलेंस शीट में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी। एसेट सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू यूजेस ऑफ फंड, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एंड देन आई टोल्ड यू, अकाउंटिंग इक्वेशन में बड़ी छोटी सी एक बैलेंस शीट बना के दिखाई थी मैंने। ये देखिए इक्वेशन है, बड़ी मेहनत की है दोस्त। कौन कराता माइंड मैप? कौन, भले एआई से यूज किया, लेकिन कौन कराता यार? फिर मैंने एसेट कैटेगरीज बताई थी, एंड करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। विद इन नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट कौन से होते हैं? दोज एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन
within a 1 year or in operating cycle, whichever is longer. Then we have seen current liabilities. Liabilities क्या होती है? Obligation क्या होती है? जो आपको फ्यूचर में देना है, जैसे अकाउंट्स पेबल की बातें मैंने की थी, बैंक लोन की बातें मैंने की थी. Then we have seen the limitations. कि भाई लिमिटेशंस क्या होती है? बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करते हैं, हम उससे बेनिफिट्स तो है ही. क्या बेनिफिट्स है? रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वी कैन सी द the position of the company, but the point is there are so many limitations, we cannot find out कि उसका कंपैरिजन किसी कॉम्पिटिटर से कर पाए, है ना. तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है एक्सक्लूजन ऑफ मार्केट वैल्यू एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी पहला क्वेश्चन मेरे सामने जो आपके सपोर्ट पैकेज में होगा आप निकाल लीजिए. हम धीरे धीरे करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, समझ के करेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देखिए ये सपोर्ट पैकेज 2024 एडिशन अभी आपको दिखाया, पेज नंबर दिखाए. मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने मैकडॉनल्ड की एनुअल रिपोर्ट दिखाई थी. टू द शेयर होल्डर्स आर वन ऑफ द फॉलोइंग. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कहता है जी जो एनुअल रिपोर्ट होती है, जो बड़े पापा होते हैं, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती है, उसमें और भी बड़ी सारी चीजें होती है, मैंने बताया था. वो कहता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स आर वन ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको अब ये देखना है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स. इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा वर्ड मिसिंग है, मैं एक सेकंड आपको थोड़ा सा ही देखा. इंक्लूडेड आर लीस्ट यूजफुल टू which of the following are least useful to one of the following. हो गया होगा, कॉपी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं. वो कहता है जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो सबको फायदा होता है, बट लीस्ट सबसे कम किसको फायदा होता है उसका. देखते हैं. स्टॉक ब्रोकर्स पहली ऑप्शन है, बैंकर्स परटेनिंग इनटू लैंड मनी दूसरी ऑप्शन है, कॉम्पिटिटिंग बिजनेस तीसरी ऑप्शन है, मैनेजर्स इन चार्ज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थर्ड ऑप्शन है. आराम से देखिए, मैं चाहता हूं कि आप ना थोड़ा सा इसमें लिखेंगे. मैंने बड़ी मेहनत करी है, इसको लिखा है कुछ, नो डाउट आपको ये आंसर आता होगा, आसान है, लेकिन फिर भी आप देखिए क्या लिखा है. फ्रेंड्स, दिस एमसीक्यू इज इन रिगार्ड टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कौन कराता है यार? मैंने लिखा जी ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज इन रिगार्ड टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यूजर्स में हमने देखा था इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, डायरेक्ट यूजर्स, इनडायरेक्ट यूजर्स, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी. फिर मैंने कहा यहां पर जो ऑप्शंस हैं आप पढ़िए ध्यान से जी. मैं उसी शीट में जा रहा हूं, आप ध्यान से पढ़िए जो मैं कहना चाह रहा हूं. पहली ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक ब्रोकर्स. बट नेचुरल है, स्टॉक ब्रोकर्स तो काफी ज्यादा उसको इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज वेदर आई वांट टू परचेज इट और नॉट, बिकॉज यू हैव टू टेक अ इकोनॉमिकल डिसीजन. तो स्टॉक ब्रोकर्स की तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है. ठीक है जी. बैंकर्स, अब आप ये बताइए, मैं किसी बैंक को एचडीएफसी बैंक लोन दे रहा है, अब जो लोन दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कंपनी की स्टेटमेंट कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, पोजीशन कैसी है. तो बैंकर्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, अच्छा आप ये बताइए, मैंने एग्जांपल दिया था मैकडॉनल्ड्स का, बर्गर किंग के साथ मैंने एग्जांपल दिया था, कोका कोला का, पेप्सी के साथ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में, लेक्चर्स में. तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब पहली तीन में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन लिखा हुआ लीस्ट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे कम. लास्ट है जी मैनेजर इन चार्ज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आप बताइए, एक रामलाल है मैनेजर इन चार्ज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका मेन धंधा क्या है कि भाई जो ऑपरेशंस चल रही हैं, जो कोका कोला की ऑपरेशंस चल रही हैं, उसमें जो वर्कर्स हैं, उसका जो मटेरियल है वो सब प्रॉपरली यूज हो रहा है, उसमें के ज्यादा लॉस तो नहीं आ रहा, ज्यादा स्पॉइलेज तो नहीं हो रही, ज्यादा लेबर टर्नओवर तो नहीं है. नो डाउट ऑपरेटिंग मैनेजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है. क्वेश्चन क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो आई थिंक स्टॉक ब्रोकर्स को देख लें, बैंकर्स को देख लें, कॉम्पिटिटिव बिजनेस को देख लें, उन सभी में से लीस्ट यूज बेनिफिट जो है दैट इज टू मैनेजर्स इन चार्ज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप जल्दी से यहां पर लिख लें, क्योंकि मैंने कहा मैनेजर ऑफ. अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन, ये आंसर मैंने सपोर्ट पैकेज की आंसर देख के नहीं बनाई.
यकीन ना हो तो वहां की सोल्यूशन चेक कर लेना एक्सप्लेनेशन, और मेरी एक्सप्लेनेशन चेक कर लेना। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छी लगेगी, ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि मैंने इसको बड़े प्यार से लॉजिकली रियल लाइफ सिनेरियो से बनाया। ठीक है सर। तो मेन ऑपरेशंस, लॉस, लेबर रिलेटेड, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर का मेन कंसर्न ये रहता है। तो आपको ये बात समझ आ चुकी है। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 में। आपके सामने आपका सपोर्ट पैकेज है। नहीं तो आपने ये क्वेश्चंस जो हमारे वाले हैं, जो हमने यूनिट वाइज डिवाइड किए हैं, आपने इसका डाउनलोड कर लिया होगा, लिंक नीचे है ही। व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड, वो कह रहा है जब एक फिक्स एसेट, वी नो व्हाट आई मीन बाय फिक्स एसेट, वी नो व्हाट आई मीन बाय एसेट, मैंने बताया हुआ है। एनीथिंग एनी वस्तु, एनीथिंग फॉर विच यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट टुडे एज वेल इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं एसेट। एसेट दो तरह के हो सकते हैं, वैसे दे आर डिफरेंट कैटेगरीज, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिक्स एसेट। तो कह रहा है व्हेन अ फिक्स एसेट इज सोल्ड, जब आपने उसको बेच दिया। अच्छा, बेच दिया, मान लेते हैं एक फिक्स एसेट था x रुपीस का, और आपने उसको बेच दिया x माइनस समथिंग में। वो कह रहा है जी अगर आपने उसको कम में बेच दिया, मतलब $10,000 का था, आपने $8,000 में बेच दिया। $1,00,000 का था, आपने $70,000 में बेच दिया। लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज अपेयरिंग इन द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, द वैल्यू विच इज देयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 1,00,000 थी, आपने उस एसेट को 70,000 में बेच दिया, नुकसान में बेच दिया। अच्छा, नुकसान हो गया जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। अब ये ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है, वो कहता है नीचे में से क्या चीज कम हो जाएगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। अच्छा, अभी हम आंसर नहीं पढ़ रहे, पहले हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर एसेट 1,00,000 रुपए का है ना, तो मैंने इसको बड़ा एक छोटे से फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा समझ आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये कहता हूं कि मैंने ऐसे ही लिखा, करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मुझे नहीं पता क्यों लिखा, आप लिख लो। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बट इट इज अ फिक्स एसेट। जब मैं कहता हूं फिक्स एसेट को मैंने बेच दिया, ठीक है, तो आप ये बताइए जब आप फिक्स एसेट को बेचते हैं तो आपके हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी या जनरल एंट्री क्या होगी। जब मैं फिक्स एसेट को बेचूंगा, 1,00,000 वाली चीज 70,000 में बेच दी, तो 70,000 रुपए तो आए, कैश आ गया, एसेट बढ़ गया। अच्छा, 1,00,000 वाली चीज चली गई, मेरी 1,00,000 की चीज चली गई, मेरी एसेट चला गया, एसेट डिक्रीज हुआ 1,00,000 से, और 70,000 रुपए से मेरा करंट एसेट बढ़ गया, कैश बढ़ गया। अब यहां डिफरेंस आ रहा है, मैंने कहा था दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर होनी चाहिए। तो आप ये बताइए 30,000 रुपए का, ये जो 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए अगर मैं यहां देखिए, यहां पे 1,00,000 से ये कम हुआ, यहां पे 70,000 से बढ़ गया, इसका मतलब अल्टीमेटली यहां 30,000 का इफेक्ट आया। तो 30,000 रुपए का मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। बड़ी सिंपल सी बात थी, 1,00,000 वाली चीज मैंने 70,000 में बेच दी, तो 30,000 का नुकसान हुआ, तो मेरा लॉस हुआ। तो मैंने एक एंट्री लिखी है, आपको नहीं लिखनी, आपको करनी नहीं है, लेकिन अभी लिखेंगे। क्या लिखी, डेबिट कैश, कैश को डेबिट कर दिया, डेबिट कैश। वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुकिंग सिस्टम। डेबिट कैश 80,000, मैंने अज्यूम किया कि एक एसेट मैंने 80,000 में बेचा, क्वेश्चन में नहीं है, मैंने खाली मान लिया। उसकी बुक वैल्यू थी 1,00,000, तो मैंने बेचा कितने में, 80,000 रुपए में। लॉस कितना हुआ, 20,000 रुपए का, और एसेट कितने का कम हुआ, 1,00,000 रुपए का। अब आपको यह बताना है कि इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ ये बताना है दोस्त, ये बताना है। वहां पे लिखा हुआ व्हेन अ एसेट इज सोल्ड लेस देन बुक वैल्यू विच विल डिक्रीज। अब देखिए, अभी हमने जो एंट्री की, एक तो एसेट डिक्रीज भी हुआ, एसेट इंक्रीज भी हुआ। डिक्रीज हुआ 1,00,000 से, 70,000 से इंक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली तो एसेट ही डिक्रीज हुआ, ठीक है। लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये इक्वेशन है। तो मेरा ऐसा लॉस हुआ, लॉस विल इंक्रीज बाय 30,000। आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको लॉस हुआ 30,000 रुपए से, ठीक है जी। तो बताइए, टोटल करंट एसेट का तो यहां रोल ही नहीं है। अच्छा, टोटल करंट एसेट डिक्रीज थोड़ी होंगे, कैश बढ़ा
तो कैश इज ए करंट एसेट, कैश तो इंक्रीज हो रहा है, तो पहली वाली ऑप्शन हो ही नहीं सकती। बेटे खाली आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर की तह तक जाना। आपकी एग्जामिनेशन फीस कितनी सारी पे होती है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर होना कंपलसरी है। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, तो करंट एसेट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, वो करें डिक्रीज। ठीक है सर। करंट रेशो, अब आप बताइए करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, जब करंट एसेट बढ़ेंगे तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। जैसे मैं कहता हूं 5 जब डिवाइडेड बाय 2 और 6 डिवाइडेड बाय 2, ये देखिए आएगा 2.5 और ये आएगा 3, तो करंट रेशियो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको सपोर्ट पैकेज की सोल्यूशन ने ये नहीं बताया, किसी टीचर ने नहीं बताया, तो आपको ये समझना है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, आपको आता है, खाली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैंने कोई एसेट बेचा, तो करंट एसेट मान लो पहले 5 थे, अब 6 हो गए, बढ़ गए ना, क्योंकि कैश से बेचा, तो 6/2 3 आ गया ना, इसका मतलब करंट रेशियो बढ़ेगी ना, वो तो डिक्रीज की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं है। अच्छा ये बताइए नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा करंट एसेट तो बढ़ गए, जैसे पहले एक्स थे तो अब तो बढ़ेंगे, तो कैश आया, करंट लायबिलिटी सेम है, तो नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, इसका मतलब ये भी नहीं है वो डिक्रीज की बात कर रहा है। तो एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और वैसे भी डायरेक्टली भी आपको समझ आ गया कि 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, इससे मेरा लॉस हो रहा है, और लॉस इनकम स्टेटमेंट में आती है, और इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट निकलता है, इसका मतलब माय नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 30,000 रुपीज, $30,000, 30,000 यूरोस, 30,000 पाउंड्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए इसको कराने के लिए मैं 1 सेकंड वहां टक टक करता और बोलता और कहता हो जाता, लेकिन दोस्तों ऐसा मैं करूंगा ही नहीं। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूं। हम ध्यान से करेंगे, प्यार से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, समझ के करेंगे, जिससे कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफी हद तक 90% प्रिपरेशन हो चुकी हो, बस फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस करने को खत्म। On July 15th, a company entered into a 3-month agreement. वो कहता है जी 15 जुलाई को। अच्छा वैसे आपको बता दूं यूएसए में हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, ये तो पता ही आपको। On July 15, a company entered into a 3-month agreement to rent a machine. 15 जुलाई, वो कह रहा है इस दिन 15 जुलाई को इस कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया किसी से कि भाई हमें एक मशीन चाहिए, हमारे पास एक नेपाल का स्पेशल ऑर्डर आया है, उसके लिए वी वांट सम एडिशनल मशीनरी, तो हम ये मशीनरी आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम 1 अगस्त से आपसे ये मशीन ले लेंगे। हम अभी कहां पर हैं? अभी 15 जुलाई में, और हम एग्रीमेंट कब का कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम 1 जुलाई को आपसे ये मशीन ले लेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। The machine would be delivered on 1st August and the rental payments are due on the first day of each rental month. इसका मतलब 1 अगस्त को हम रेंट भी दे देंगे। अभी क्या डेट है? 15 जुलाई, हम रेंट कर देंगे 1 अगस्त में। The effect this event would have on the company's July 31st financial statement would be। पहली बात, अभी ऑप्शंस नहीं पढ़ रही, आराम से क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। वो कह रहे हैं जी अज्यूम करते हैं कि अगर आप 31 जुलाई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, बनाते नहीं है, बनाते हो तो दिसंबर में, वैसे तो आप कभी भी बना सकते हो। लॉ ये कहता है एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन दैट यू हैव टू प्रिपेयर एज ऑन 31 दिसंबर इन यूएसए। वो कह रहे हैं मान लो हम 31 जुलाई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और हमने 15 जुलाई को एक एग्रीमेंट किया है कि हम 1 अगस्त से एक मशीन लेंगे, तो 31 जुलाई को क्या ये एग्रीमेंट से कुछ मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज आएगा? देखिए चेंज आने के लिए ट्रांजैक्शन होना कंपलसरी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा तभी आपके किसी एंटिटी में, किसी इक्वेशन में, किसी एलिमेंट में, किसी कंपोनेंट में चेंज आएगा। या तो एसेट में चेंज आएगा, या लायबिलिटीज में चेंज आएगा, या इक्विटी में चेंज आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको पता ही है। यहां पर हम खाली एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम 1 अगस्त को आपको पैसे दे देंगे, 1 अगस्त को आप हमें मशीन दे देना।
तो क्या 31 जुलाई को इसका इफेक्ट होना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप पहले सोचिए, ऑप्शंस नहीं देखनी, सोचिए, क्योंकि आप सोचेंगे तो आपको करने का तरीका समझ आ जाएगा भाई साहब। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं आप सोचेंगे तभी आपको करने का तरीका पता चलेगा। आइए मैं कुछ आगे चला, मैंने एक बड़ा चित्र बनाया, टाइमलाइन बनाई, समय की रेखा। आप भी बनाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं। ये 1 जनवरी है, ये 31 दिसंबर है, ये 15 जुलाई है, ये 1 अगस्त, ये 31 जुलाई है, ये 1 अगस्त है। आई थिंक आपको सब समझ आ रहा है। इस दिन ये आ कागज कलम दवात ला, इस दिन मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस दिन हम कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे। देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज ऑन दिस डेट, तो कोई चेंज ही नहीं होगा। किस बात का चेंज होगा आप बताइए मेरे को, लॉजिकली बताइए, क्या कुछ चेंज होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शंस। भाई वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, जब ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज ही नहीं आएगा। जब अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा तो लायबिलिटी जितनी पहले थी एज ऑन 31 जुलाई वैसी रहेगी, इस ट्रांजैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इक्विटी भी जो थी वैसी रहने वाली है, एसेट भी वैसे रहने वाले हैं, क्योंकि ना तो पैसे आए ना पैसे गए। ठीक है जी, तो देखिए, कॉस्ट नो चेंज इन एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम। ठीक है, इंक्रीज बोथ करंट एसेट्स एंड इनकम। आप बताइए क्या इंक्रीज होगा? इससे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी नहीं है। इंक्रीज लायबिलिटीज एंड दिस, ये भी नहीं है। अब वो कहता है किसी कौन सी ऐसी चीज जिससे ये नहीं होगा, तो बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देयर विल बी नो चेंज इन एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर करेक्ट है। मैं आगे चल पड़ा। सर आप आगे चल पड़े? हाँ बेटे आगे चलेंगे ना। क्वेश्चंस कर रहे हैं सपोर्ट पैकेज के, अभी 2024 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन अभी 2022 के आएंगे, तो मैंने नीचे लिखा हुआ ये मैंने 2022 का लिया। फिर कुछ क्वेश्चन 2016 के आएंगे, तो लिखा है कि आप एक ही बार करें, सब काम खत्म हो जाए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्सेप्ट। देखो कितना तेज है एग्जामिनर। वो कहते हैं जो नीचे दी हुई है सारी लिमिटेशंस है, एक को छोड़कर। अब आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे और जल्दबाजी में गलत कर लोगे, जबकि आपको आता होगा। वो कहता है कि नीचे जो चीजें दी हुई हैं सारी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, जब अगर लिमिटेशंस हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको लिमिटेशंस भी बताई थी, दैट दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिविजनरी में भी बताई थी, कंसेप्ट बेस में तो बड़ी डिटेल में बताई है, रिविजनरी में भी बताई थी कि दैट दीज आर द लिमिटेशंस। आई थिंक आपको थोड़ी सी याद आ रही होंगी। तो लिमिटेशंस क्या है, आइए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। लिमिटेशंस, ये देखिए, ये रही लिमिटेशंस। कंसेप्ट बेस्ड के लेक्चर में बताई थी, ये रिविजनरी लेक्चर है। इसमें लिमिटेशंस की बात हमने की थी कि भाई ये लिमिटेशंस हैं। आप एक बार ध्यान से देखें, द बैलेंस शीट शोज अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने कहा था स्टैच्यू है। अकाउंट्स मे वेरी सिग्निफिकेंटली बिफोर और आफ्टर दिस। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डेट बैलेंस शीट की कुछ और होती है, हम किसी दूसरे दिन की बात बता रहे होते हैं, आपके विचार चेंज होते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। Many balance sheet items such as fixed assets are recorded at historical cost which may not equal their fair value, क्योंकि हम वहां पे डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं, तो वहां पर वो वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ रही होती है, बट एक्चुअली में मार्केट में जो वैल्यू होती है फेयर वैल्यू होती है। दिस इज द लिमिटेशन। द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट रिक्वायर्स एस्टिमेट्स एंड मैनेजमेंट जजमेंट। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो एस्टिमेट और जजमेंट रिक्वायर्ड होती है। द बैलेंस शीट ओमिट्स मेनी आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑब्जेक्टिवली। बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों। और इसके बेनिफिट्स हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हम लिक्विडिटी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस, ये सारी की सारी लिमिटेशंस हैं एक को छोड़कर। क्वालिटी ऑफ अर्निंग रिपोर्टेड टू द एंटरप्राइज,
जजमेंट एंड एस्टिमेट्स रिगार्डिंग टू द कलेक्टेबिलिटी एंड सेलेबिलिटी, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये लिमिटेशन है. ओमिशन ऑफ आइटम्स दैट आर फाइनेंशियल वैल्यू टू द बिजनेस सच एज वर्थ ऑफ द एम्प्लॉइज, ये भी लिमिटेशन है कि आप इंप्लॉइज की वर्थ बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल आइटम नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है. इट इज एन आइटम, इट अफेक्ट्स, वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में आएगी. ठीक है जी. लैक ऑफ करंट वैल्यूएशन, ये भी लिमिटेशन है. मैंने अभी बताया था कि हिस्टोरिकल वैल्यू शो करती है बैलेंस शीट, फेयर वैल्यू शो नहीं करती. सो दीज आर द लिमिटेशंस. अब इसका मतलब एक बच गया तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे. क्वेश्चन को समझेंगे. क्वालिटी ऑफ द अर्निंग रिपोर्टेड फॉर द एंटरप्राइज. अर्निंग की क्वालिटी, अर्निंग का मतलब होता है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट सीधा रिटेन अर्निंग में आ जाएगा और आप ऐड कर देंगे. ये नहीं पता चलता कि नेट प्रॉफिट से किस वजह से आया. अच्छा, ये लिमिटेशन नहीं है बैलेंस शीट की, ये लिमिटेशन है इनकम स्टेटमेंट की. तो इसलिए वो कह रहा है एक को छोड़कर आप बताइए कौन सी लिमिटेशन नहीं है. तो मैंने कहा जी ये वाली लिमिटेशन नहीं है बैलेंस शीट की, ये कंसर्न ही नहीं करती बैलेंस शीट से. क्वालिटी ऑफ अर्निंग तो हमारी इनकम स्टेटमेंट में पता चलती है. इनकम स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है, इनकम स्टेटमेंट के लिए बात हो रही है, तो बैलेंस शीट की लिमिटेशन नहीं है. मैंने इसको लिखा है. अब सवाल है कि आप इसको लिखेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर समझदार होंगे तो मेरे को लगता है लिखेंगे. अगर समझदार होंगे तो लिखेंगे, नहीं तो आगे तो मर्जी है आपकी. क्वालिटी ऑफ अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ, ये मैंने एक्सप्लेनेशन सपोर्ट पैकेज के सॉल्यूशन से नहीं लिया. क्वालिटी ऑफ अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अर्निंग स्टेटमेंट, दैट इज परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड नॉट पोजीशन स्टेटमेंट. मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 में, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूं और मैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाऊंगा, हद से गुजर जाऊंगा. अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक्सेप्ट. अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बेनिफिट्स कह रहा है. एक्चुअली में ये कह रहा है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट के ये बेनिफिट्स हैं एक को छोड़कर. तो इनडायरेक्टली ये बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस शीट पूछ रहा है. कहते हैं एक को छोड़कर बाकी सारे बेनिफिट्स हैं. इसका मतलब आपको बेनिफिट्स पता होने चाहिए. अभी हमने देखा था, हम लिक्विडिटी रेशियो निकाल सकते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो निकाल सकते हैं, हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं, हम पोजीशन देख सकते हैं. ठीक है, तो ये देखते हैं. कंप्यूट रेट ऑफ रिटर्न, यस दिस इज देयर. इवेल्युएटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यस वी कैन सी हाउ मच इज डेट, हाउ मच इज इक्विटी, हाउ मच इज लायबिलिटी, हाउ मच इज दिस. Assess liquidity and financial flexibility. Yes, we can calculate current ratio, we can calculate ratios, we can determining profitability and assessing past performance. भाई साहब ये बेनिफिट नहीं है, ये लिमिटेशन है. हम बैलेंस शीट से पास्ट परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते. एक साल की ईयर की इंफॉर्मेशन होती है, पूरे 5-6 सालों की नहीं होती. तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द पास्ट परफॉर्मेंस. यही बात मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की उसमें लिखी है. भाई साहब मेहनत की है, आपको तो लिखने में दिक्कत आ रही है. मैंने जब स्लाइड्स बनाई होंगी, फिर उसके लिए मैंने सपोर्ट पैकेज के क्वेश्चन को यूनिट वाइज डिवाइड किया होगा, फिर यहां पे आगे लिखा होगा, फिर उसके बाद फिर मैंने आंसर्स लिखे होंगे. आप बताइए, आपसे ज्यादा मेहनत मैंने कर दी है पहले से, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए. तो लिखिए positives of balance sheet. We can calculate rate of return, we can calculate debt equity mix, we can calculate liquidity, we can calculate solvency, we can do this. Hence that is not a benefit of that. Okay sir, बहुत बढ़िया. तो हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सर आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए? हाँ बेटे, मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया हूं. आप आ जाइए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं. एन इनकम स्टेटमेंट कुड बी यूज्ड. अब इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है. by an external investor for all the following purpose except. देखा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं except. तो आपका दिमाग चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट यूज कौन कौन करता है एक को छोड़कर. एनालाइज द कंपनीज परफॉर्मेंस कंपेयर टू द बजट. एक्सटर्नल इन्वेस्टर है जी. एक्सटर्नल इन्वेस्टर कौन होता है? मतलब एक शेयर होल्डर है, उसको एक्सटर्नल चीजें पता है. कंपेयर द कंपनी रिजल्ट टू दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, अगर आपको मैकडॉनल्ड्स की पता है तो आप बर्गर किंग से कंपेयर कर सकते हैं. इट मींस इट कैन बी यूज्ड. यस, इट कैन बी यूज्ड. assess the risk of the company
अचीविंग फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, यस आई कैन यूज इट, इट कैन बी यूज। मुझे ये पता चल सकता है कि फ्यूचर में इसका कितना प्रॉफिट होगा। प्रिडिक्ट द कंपनीज फ्यूचर अर्निंग्स, आई कैन कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो, यस आई कैन कैलकुलेट इट। बट आप ये बताइए, बजट जो है किसी कंपनी का, वो तो उसका इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो क्या बजट से आप चेक कर सकते हैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर? सो दिस इज नॉट अ यूज, ये बात मैंने लिखी है। आंसर 6, मैंने कहा जी रामलाल है, मैकडॉनल्ड्स की इनकम स्टेटमेंट है उसके सामने, और वो उसका इन्वेस्टर है, इसने शेयर्स लिए हुए मैकडॉनल्ड्स के, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि क्या क्या वो उस स्टेटमेंट से कर सकता है। पहली बात, वो मैकडॉनल्ड्स की बर्गर किंग से कंपैरिजन कर सकता है, वो मैकडॉनल्ड का फ्यूचर का टेस्ट देख सकता है, वो सेल ऑफ बर्गर्स इन द फ्यूचर देख सकता है, बट ये मैकडॉनल्ड्स के बजट को कंपेयर नहीं कर सकता। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं। मैं आगे चल रहा हूं दोस्तों, आइए आपको थोड़ा सा और आगे लेके चले। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7 में। आप सपोर्ट पैकेज है तो वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो ये फाइल हमने दी हुई है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ कंपनीज ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप बताइए, नीचे आंसर ऑप्शन देखनी नहीं, वो कहता है कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी की ऑपरेशंस के बारे में फॉर अ पीरियड, वैसे लिखा हुआ फॉर अ पीरियड। पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन बनती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी फॉर द पीरियड बनती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द पीरियड बनती है। लेकिन ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ऑपरेशंस की बात बताती है? तो पहली है इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। आप बताइए इजीली, मेरे को आराम से बताइए, दिस इज द आंसर। इसको हम आराम से समझते हैं कि ये कैसे है। आइए जी देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट इज इक्वल टू ईबीआईटी। आई थिंक मैंने इनकम स्टेटमेंट जब आपको कराई थी, है ना, याद आया कुछ? ये देखिए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने अपने नोट्स रख रहा हूं। बेटे मैं जान के ना प्रूव कर रहा हूं कि आपको मैंने सब बताया है, कंसेप्ट बेस में भी और रिवीजन लेक्चर में भी। ये देखिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ये देखिए ऑपरेटिंग इनकम इज रेफर टू एज ईबीआईटी। वी कैन कैलकुलेट दिस ऑपरेटिंग इनकम बाय सिंगल स्टेप और डबल स्टेप। ज्यादा लास्ट लेक्चर में बताया था एबिटा, एबिट, ईबीटी, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट मीन्स वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट। देखिए आंसर निकालना अलग बात है, आंसर की हर ऑप्शन को समझना, क्योंकि यही ऑप्शन थोड़ी आएंगी, उन ऑप्शंस का मतलब गहराई पे जाना। आप सपोर्ट पैकेज के सॉल्यूशन देखोगे तब भी नहीं आएगा समझ, जब तक आप भूपेश आनंद की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनोगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसको हम लिखते हैं, ये लीजिए, तो आई थिंक इनकम स्टेटमेंट समझ आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। 8th क्वेश्चन जो है ना वो कैश फ्लो का है। अभी मैंने कैश फ्लो बताया नहीं, कैश फ्लो मतलब हम रिवीजन लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इनडायरेक्ट मेथड में। तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा रिवीजन लेक्चर 3 में, और फिर रिवीजन लेक्चर 4 में उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। मैंने माइंड मैप से भी कराया, फ्लो चार्ट से भी कराया, एक्सेप्ट, वो कहते हैं जी सारे एक्सपेंसेस आइटम है। आपको पता है एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉसेस, ये इसको छोड़कर बाकी सब मुझे लगता है कि इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स हैं। बिल्कुल ठीक है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। मैं आ गया जी। सर आप कहां गए? बेटे मैंने इसके ऊपर भी कुछ लिखा है, आ देखो जी। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है मैंने घड़ा बना दिया। एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम आती है, रेवेन्यू आती है। बेटे हिम्मत नहीं हारनी, बढ़ते रहना है।
इस तरह से एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कराएगा। देखिए मैंने एक गाना बनाया आपके लिए, गाना एक ढूंढा है जो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। ये देखिए गाना क्या है, सुना है, जल्दी बनेगा तो सीएम में यूएसए, यार थोड़ी सी मेहनत कर, भूपेश आनंद के साथ थोड़ी सी मेहनत कर, अपने अंदर तो झांक के तू कर सकता है सीएम में यूएसए, तू कर सकता है। बेटे मैंने कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स, जैसे मैंने बताया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये पूरे तीनों यूनिट्स के लिए 41 लेक्चर्स, 41 लेक्चर्स लिए हैं। आप देखिए ना, मैं पहला लेक्चर आपको सामने लिखा हुआ, ये लेक्चर 1 लिखा हुआ है, ग्रेट मॉर्निंग, ये देखिए लेक्चर 1 लिखा है, ये कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर है। दोस्तों भूपेश आनंद सेक्शन ए सीएमए यूएसए पार्ट 1 के साथ आ गया। As I have promised in the last lecture, in the intro lecture, that I will be coming with full colors for CMA USA Part 1 External Financial Reporting. बेटे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स हैं, उसका लेक्चर 1 है, लॉजिक बताया और रिलेशनशिप बताई, all those 6 sections has a direct relationship. Similarly, all these topics are पेश आनंद नहीं है। मैंने कहा स्वाट में 2 पार्ट है ना, तो एक्स्ट्रा बातें कर लो। So that every day 2 days 2 hours एनालिसिस के लिए 2 स्टेप्स, यूनिट्स काफी बड़े-बड़े हैं। हॉक में तो 1 मैकडॉनल्ड्स की व्हाट इज द फैक्टर रिकॉग्नाइज हाउ टू प्रिपेयर दीस स्टेटमेंट्स, वो तो अकाउंटेंट बनाएगा, सीपीए बनाएगा, एसीसी बनाएगा। आप देख रहे हैं कंसेप्ट बेस्ड। मैंने इसलिए बताया कि मैं 12 में बोल दूं ना 41 लेक्चर, तो मुझे लगा शायद आपको मजाक लग रहा हो, तो मैंने कहा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो सीएमए का 8.1 है उसमें मैंने 41 लेक्चर्स लिए हैं। अब 41 लेक्चर बता रहा हूं, ये लेक्चर 1 था, ये देखिए ये 41 लेक्चर आया, ये देखिए ये आ रहा 41, ये 41 लेक्चर है, 41 लेक्चर्स लिए हैं। एग्जांपल्स, और यही लाइफ यूनिट 1 में मैंने 41 लेक्चर ले लीजिए। भाई साहब क्या बोल रहा हूं, देखो क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन। बुर्ज खलीफा को बनाने की फाउंडेशन में टाइम ज्यादा लगा। सो आज के इस लेक्चर में मैंने क्या बताना है आपको, बड़ा आप समझ रहे हैं बात को। दोस्तों मैं कुछ भी कहता हूं गलत नहीं कहूंगा, सच सच कहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपको मोटिवेट करूं और पूरा बात समझाऊं कि ऐसा कोई नहीं करा रहा, बड़ी से बड़ी एकेडमी नहीं करा रही जो भूपेश आनंद करा रहा है। इसलिए मैं अकेला हूं, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, मैं कोई ऐड नहीं लगाता, मैं कोई पीपीसी नहीं लगाता, मैं फालतू की चीजें नहीं करता। मैं पास कराना चाहता हूं आपको, यार कंटेंट देना चाहता हूं। है किसी की माई के लाल में हिम्मत जो ऐसा कंटेंट बना के दे दे? खुद कंपेयर कीजिए दोस्त। आप लाखों रुपए की फीस बिना बात की एक ऐड, वो लड़कियां उन्होंने रखी हुई है, उनकी ऐड देखकर आप पागल हो जाते हो। कंटेंट देखो, उनके लेक्चर्स देखो, मेरे लेक्चर्स देखो, कंपेयर करो, कॉस्ट को देखो, एनर्जी को देखो, फिर आगे चलो। क्या यार किस तरह से, आप मुझे एक बात बताइए ना, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि क्या कोई आपको इस तरह से क्वेश्चंस कराएगा जो मैंने कराए हैं? क्या कोई सपोर्ट पैकेज तो छोड़ दो, यूनिट वाइज तो छोड़ दो, कोई डिवाइड तक नहीं करता यार। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। The statement of shareholders equity in the last revisionary lecture number 1, I told you that when I say a statement of equity, it means यहां पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी कितना है और यहां क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी कितना है, और इक्विटी के बड़े सारे पार्ट्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल आई विल से शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। और फिर शेयर कैपिटल के भी बड़े सारे पार्ट्स हैं, कॉमन स्टॉक है, प्रेफरेंशियल स्टॉक है, रिटेन्ड अर्निंग के भी पार्ट्स हैं। इसी तरह से यहां पे कितनी थी और यहां कितनी थी। आई थिंक इक्विटी की बात आपको पता ही है, तो अभी क्वेश्चन नहीं पड़ा, मैंने खाली आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बताया कि मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था। वो कहता है शोज वो कहता है जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं शेयर होल्डर्स की इक्विटी की, तो वो हमें ये बताती है, पॉजिटिव सेंस है, ये बताती है, क्या बताती है, रिकंसिलिएशन ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंडिंग बैलेंस इन द शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट्स। बेटे एक बात बताऊं, इक्विटी बड़े पापा हैं। इक्विटी के अंदर है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी के अंदर है रिटेन्ड अर्निंग। मैंने इसको कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर में बड़ा प्यार से बताया। इक्विटी बड़े पापा के पार्ट्स हैं, ठीक है।
लिस्टिंग ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डॉलर अमाउंट्स, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग यूज फॉर द अर्निंग पर शेयर, ये भी ठीक नहीं लग रहा। रिकंसिलेशन ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस इन द रिटेन अर्निंग, खाली रिटेन अर्निंग की बात थोड़ी हो रही है, हम इक्विटी की बात करते हैं, तो पहली ऑप्शन ही ठीक है। आइए इसको देखें, मैंने इसको लिखा गया है, ये देखिए, लिखिए जी, आप भी लिखिए। मैंने एक मटका बनाया है, मैंने कहा इक्विटी बड़े पापा में छोटे पापा शेयर कैपिटल, बड़े पापा में एक दूसरा छोटे पापा रिटेन अर्निंग, और बड़े पापा में तीसरे छोटे पापा other comprehensive income. It means you should know what I mean by equity, and equity is a big word. Equity also named as owner's fund or proprietor's fund. And now I have written here, ये T0 है, ये T1 है, तो आई थिंक आंसर मैंने बता ही दिया आपको, तो इसमें क्या बताना है। और आगे चलते हैं दोस्त। अब देखिए, मैंने एक बात आपसे ये कहनी है कि जैसे मैंने कहा था कि मैंने 22 के और 16 के भी क्वेश्चंस लिए, ठीक है ना, तो अभी कैश फ्लो नहीं कराया, तो ये बाकी क्वेश्चंस कैश फ्लो के हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन अभी यूनिट 1 के 2022 के और 2016 के क्वेश्चंस सपोर्ट पैकेज के भी हैं, तो जो मेरी मेहनत है मैंने एक ही जगह कराने की कोशिश की। आप देखिए 34th क्वेश्चन जो है वो अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर है, और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग इज टू मीट द नीड्स ऑफ, भाई साहब इसी सपोर्ट पैकेज में, इस सपोर्ट पैकेज में अगर आप ध्यान से देखें तो 2022 भी है, 2016 भी है, तो 2022 में भी जो क्वेश्चंस इस यूनिट में आए मैंने उनको भी यहां लिखा, एक जगह दे दिया कि आपकी मेहनत कम हो जाए। इसको तो कह सकते हो आप, देखो लिखा भी है 2022 के एडिशन से लिया, ये देखो जी, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग, वो कहता है जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। आप सीएम में यूएसए जो कर रहे हो प्राइमरीली क्यों कर रहे हो, रोकने के लिए। सेकेंडरी हो सकता है कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, स्टाफ दिस ऑफिस एंड ऑडिटर्स, मुझे लगता है जी सबसे प्राइमरी तो इनकी बात होगी, इन्वेस्टर्स एंड, इसकी बाकी सबको भी होगा लेकिन प्राइमरी इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया जी 35th में, अ पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन, पब्लिक ट्रेडेड मींस जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे मैकडॉनल्ड्स लिस्टेड है, शेयर्स 10,000 शेयर्स ऑफ अ कॉमन स्टॉक ऑफ 50 पर शेयर, एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स और दिए 50 रुपए के, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 5 रुपए थी, लिखा हुआ है द कंपनी स्टॉक एज अ पार वैल्यू मींस फेस वैल्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी नीचे छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए 5 रुपए की फेस वैल्यू थी, हमने उसके बदले में 50 रुपए लिए, ये $5 वैल्यू थी, मैंने $50 लिए, मैकडॉनल्ड की गुडविल होगी तभी तो कोई 5 रुपए की वैल्यू के चक्कर में 50 रुपए दे रहा होगा या $50 दे रहा होगा। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से, ये देखिए क्या लिखा है, ये आया 2022 के उससे लिया मैंने, डेबिट कैश कितना आया होगा 10,000 शेयर्स। अकाउंटिंग इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जैसे मैं कहूं इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स मतलब कैश कितना बड़ा होगा 10,000 शेयर्स 50 रुपए के डॉलर्स के हिसाब से, तो मुझे लगता है जी $5 लाख तो यही आ गए। अच्छा अब आप ये बताइए कि शेयर्स जो थे वो 10,000 थे लेकिन 5 रुपए की वैल्यू थी, तो इक्विटी कितने से बढ़ गई होगी 10,000 इंटू 5 50,000 से, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब आपने जो 45 रुपए ज्यादा लिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, अमेरिका में उसको एडिशनल पेड अप कैपिटल बोलते हैं, तो ये 4.5 लाख रुपए से बड़ा होगा। अभी छोड़ दीजिए, ऑप्शन देख ही नहीं रहे यार, सपोर्ट बैकिंग में भी नहीं देख रहे, आप पहले कंसेप्ट देखिए, वो भी शान से पढ़ रहे हो यार। अब आप इसको समझ आता है, ऑप्शंस आपके लिए इजी है, कैश इंक्रीजेस बाय 5 लाख, कॉमन स्टॉक इंक्रीजेस बाय 5 लाख, ये तो गलत हो गया। एडिशनल पेड कैपिटल इंक्रीज बाय 5 लाख, ये भी गलत हो गया। कैश इंक्रीज बाय 5 लाख, कॉमन स्टॉक इंक्रीज बाय 50,000, एडिशनल कैपिटल ये
बेटे एडिशनल पेड अप कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम, इंडिया में हम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, अमेरिका में उसको एडिशनल पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो मुझे लगता है सी पॉइंट ठीक है। आपको फिर रिपीट करता हूं, अगर आपने सपोर्ट पैकेज की हार्ड कॉपी नहीं निकलवाई या सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड नहीं की तो आप कृपया करके अरेंज कीजिए, नहीं तो आप हमारे काउंसलर से बात कर दीजिए, वो आपको दे देगा। आपको क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्व करने चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हमारा टाइम कम लगे। ये रिविजनल लेक्चर नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। रिविजनल लेक्चर नंबर 3 भी अभी यूनिट सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहेगा, क्योंकि अभी मुझे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बताना है। मैंने जान के उसको अलग रखा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं रिविजनल लेक्चर 3 में मिलता हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चो।